जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम एमका को क्रिटिसाइज करने वालों को कुछ ज्ञान बांटेंगे। तो देर न करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि कोई भी 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन को बनाना न केवल टेक्नोलॉजिकली एक चैलेंजिंग टास्क होता है, बल्कि इसमें कई हजारों करोड़ों रुपीस का लगातार फंड भी चाहिए होता है और इसको बनने में और टेक्नोलॉजी को मैच्योर होने में भी बहुत साल लगता है। तो जो लोग बोलते हैं कि इंडिया ने तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट नहीं बनाया, IRST इजराइल के हेल्प से बनाया, नेटवर्क सेंट्रिक सूट फ्रांस से लिया गया, तो उन लोगों को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि कोई भी कंट्री आपको 5th जनरेशन फाइटर टेक्नोलॉजी नहीं देती, आपको खुद बनाना पड़ता है। और इसी से रिलेटेड मैं एमका के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बोलने जा रहा हूँ, जो कि या तो बन गया है और या फिर अपने टेस्टिंग फेज के फाइनल ट्रायल्स में है। तो गाइज, यहाँ हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए क्या क्या कंपोनेंट इम्पोर्टेंट है। तो गाइज, सबसे पहले फ्यूजलाज, AESA रडार, इंजन, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी, इलेक्ट्रो ऑप्टिक, IRST, रडार वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और इत्यादि, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, फ्लाई बाय ऑप्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूटेड एपर्चर सिस्टम, मतलब कि 360 डिग्री व्यू कवरेज। तो गाइज, ये सब चीज़ चाहिए होता है 5th जनरेशन फाइटर प्लेन को बनाने के लिए। सबसे पहले गाइज, अगर हम फ्यूजलाज की बात करें तो फ्यूजलाज में स्टेल्थ और ज्योमेट्री दोनों को एक साथ बहुत ही बारीकी से बनाना पड़ता है। स्टेल्थ बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो रडार वेव्स को एब्जॉर्ब कर सके, और उसका ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होना चाहिए ताकि वो फुल्ली मैन्यूवर कर सके। और उसके साथ साथ उसमें सर्पेंटाइन एयर इनटेक भी होना चाहिए, जो कि इंजन को आने वाले रडार वेव से बचाते हैं। और गाइस, यहाँ अगर हम AESA रडार की बात करें तो ये गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार होना चाहिए, जिसका कि मैक्सिमम रेंज 300 से 400 किलोमीटर दूर तक हो सकता है। और यहाँ गाइज, अगर हम इंजन की बात करें तो वो इंजन कम से कम 110 से 130 किलो न्यूटन का होना चाहिए ताकि वो सुपर क्रूज कर सके, कोई भी आफ्टर बर्नर के यूज़ किए बिना। और गाइज, यहाँ अगर हम नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी या नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की बात करें, और इसी में आता है गाइज हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले। जी हाँ गाइज, इसमें आप कोई भी दूसरे प्लेन्स या दूसरे फाइटर जेट से एक ही नेटवर्क में बात कर सकते हैं, और उसके साथ साथ पूरा एयरक्राफ्ट का हर एक चीज़ का इंफॉर्मेशन आपके डिस्प्ले में आपको मिल जाता है। और इसके साथ साथ गाइज IRST, रडार वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, ये सब तो होना ही चाहिए गाइज, क्योंकि ये आपको 360 डिग्री प्रोटेक्शन देता है। तो गाइज, ये कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट की। तो गाइज, यहाँ हमारा डिटेल एक्सप्लेनेशन शुरू होता है। गाइज, यहाँ अगर हम फ्यूजलाज की बात करें तो DRDO, HAL और ADA ने एक 1:1 का मॉडल टेस्टिंग ऑलरेडी कर लिया गया है, और कुछ जो रिफाइनमेंट जो कि इसके स्टेल्थ और इसके ज्योमेट्री को लेकर है, वह साल 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। और यहीं अगर सर्पेंटाइन एयर इनटेक की बात करें तो DRDO और IIT मिलकर करीब 2-3 साल पहले ही इसे बना लिया गया था और इसे वैलिडेट भी कर लिया गया था। और दोस्तों, यहाँ अगर हम गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार की बात करें तो DMRL द्वारा एक गैलियम आर्सेनिक उत्तम AESA रडार को बनाया जा चुका है, और 2022 के अंत तक इसे सर्टिफाइड भी कर लिया जाएगा। और इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन उत्तम 2 को भी DRDO के DMRL द्वारा 2024 तक बनाकर सर्टिफाइड भी कर लिया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ अगर हम बात करें इंजन की तो DRDO और रोल्स रॉयल के बीच जो जॉइंट वेंचर इंजन होने की बात हो रही थी, वो अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है, और इसी साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआत में ही एग्रीमेंट साइन कर लिया जाएगा, और इसके 7 सालों के अंदर ही एक नया इंजन बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि कम से कम 110 से 130 किलो न्यूटन फोर्स को जनरेट कर सकेगा, विदाउट आफ्टर बर्नर के यूज किए ही सुपर क्रूज कर सकेंगे। दोस्तों, यहाँ अगर हम बात करें नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी में, DRDO ने CAIR के साथ मिलकर एमका के लिए
एडवांस नेटवर्क सेंट्रिक सूट को डेवलप कर रहे हैं, जो कि 2024 तक एमका में इंटीग्रेट करने के लिए रेडी हो जाएगा। और यहाँ अगर हम हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले की बात करें तो वो एक प्राइवेट कंपनी न्यू स्पेस एंड रिसर्च के द्वारा एक सुपर एडवांस ऑगमेंटेड रियलिटी AI इनेबल्ड एयर कॉम्बैट इंटेलिजेंस डेवलपमेंट एसिड नाम का एक हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले पहले ही बना लिया जा चुका है, जो कि एमका में यूज़ होने के लिए एकदम रेडी है। तो दोस्तों यहाँ अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के बारे में बोले तो वो 2015 में ही टेस्ट किया जा चुका है। उसी का एक एडवांस वेरिएंट पर 2019 से काम शुरू हुआ है और अनुमान है कि 2024 तक वह एमका में लगने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और उसे सर्टिफाइड भी कर लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ फ्लाई बाय ऑप्टिक्स का पूरा अपडेट मुझे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिला, पर ऐसे कुछ रिपोर्ट्स का अनुमान है कि इसका बैकग्राउंड टेस्टिंग हो रहा है और 2024 तक ये रेडी हो जाएगा। यहाँ दोस्तों यदि हम बात करें 360 डिग्री कवरेज की, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड एपर्चर सिस्टम की, तो DRDO ने पहले ही बना लिया है और इसके एक एडवांस वेरिएंट एमका के लिए बनाया जा रहा है। 2022 के फर्स्ट 3 क्वार्टर में ही बना लिया जाएगा। गाइस यहाँ अगर हम बात करें इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स की तो DRDO और कोई एक अननोन प्राइवेट कंपनी द्वारा इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पहले ही बनाया जा चुका है एमका के लिए। और यहाँ अगर हम बात करें IRST की तो वो भी DAC की अप्रूवल के बाद बनाया जा रहा है, जो कि 2023 तक रेडी हो सकता है। DRDO के एक लैब DARE द्वारा पहले ही तरंग नाम के एक रडार वार्निंग रिसीवर को एमका के लिए बनाया जा चुका है। और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम को लेकर यह खबर आ रही है कि DARE द्वारा एक ड्यूअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, मतलब कि DCMAWS नाम का एक मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम पहले ही एमका के लिए बनाया जा चुका है। तो दोस्तों अब तो आपको पता चल ही गया होगा ना कि एमका के लिए बैकग्राउंड में कितनी स्पीड से काम किया जा रहा है। तो अगली बार क्रिटिसिज्म करने से पहले पूरा इन्फॉर्मेशन लेकर फिर क्रिटिसिज्म कीजिएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम हर चीज़ में लेट होते हैं, पर जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी चीज़ हम बनाते हैं वो अपने कैपेबिलिटी से ही बनाते हैं। और गाइज यहाँ और भी कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ या एडवांस कंपोनेंट्स हैं जो कि या तो बैकग्राउंड में बहुत ही तेज़ी से बन रही है या तो बन गई है, पर पब्लिक डोमेन में इसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और उसके अलावा भी दोस्तों और भी कई सारे चीज़ें हैं, पर अगर वो सब भी मैं इस वीडियो में डाल देता तो ये वीडियो और भी लंबा हो जाता। तो इसीलिए गाइज आज के लिए यहीं तक। दोस्तों बहुत मेहनत से खोजकर ये सब इन्फॉर्मेशंस और अपडेट्स लाया हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं मेरे अगले स्पेशल एपिसोड में इंडियन डिफेंस फोर्सेस द्वारा अब तक इस्तेमाल किए गए हर एक ड्रोन्स और फ्यूचर में जो ड्रोन्स इस्तेमाल होंगे उन सब इन्फॉर्मेशंस के बारे में आपको बताऊँगा। और तब तक के लिए बाय, जय हिंद।